आज ये हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में अभी तक हमने रोगों के ऊपर चर्चा की थी और काफी कुछ रोग भी पढ़ लिए थे। आज इस टॉपिक का एक रोग है जिसका नाम है मलेरिया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो मलेरिया रोग है ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इससे पहले जितनी भी हमने क्लासें पढ़ी थी जिसमें जो रोग हो रहे थे वो या तो बैक्टीरिया से हो रहे थे या वायरस से हो रहे थे या फिर कृमि उनके द्वारा हो रहे थे। लेकिन जो आज की क्लास का जो रोग है मलेरिया, ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हम मलेरिया रोग के ऊपर आज चर्चा करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं मलेरिया रोग। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो ये मलेरिया रोग है। ये जो मलेरिया रोग है, इस मलेरिया रोग का जो रोग कारक है वो रोग कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम और ये है क्या, तो ये प्रोटोजोआ है। मतलब मैं सीधा सीधा कहूं ना तो मलेरिया रोग को फैलाने वाला कौन है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ है, तो वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया रोग का जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मतलब ये मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य है उसके अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करने के लिए इस प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं जो मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो जो 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों के नाम की बात करें हम तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं जो मलेरिया रोग फैलाती हैं। पहला जाति है उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम मलेरी। दूसरी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे भाई, ये जातियां हैं ओवेल। और चौथी जाति है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की जो 4 जातियां हैं ये मनुष्य के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन कौन सी जातियां हैं, तो प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूंगा अलग पेन से। अब आपका एक दिमाग के अंदर प्रश्न आया होगा कि इन 4 जातियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया कौन सी जाति के द्वारा होता है। जैसे आपके सामने ये 4 जातियां लिखी हुई है, इनमें से आपका प्रश्न होगा कि सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया किस जाति के द्वारा फैलाया जाता है, तो वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस। ठीक है, सबसे घातक मलेरिया इसी का होता है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब हम बात करें वाहक, इसका वाहक क्या है, फैलाने वाला कौन है। तो इस मलेरिया रोग का जो वाहक है, उस वाहक की बात करें तो वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। वाहक वाहक है इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये मच्छर इस मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक है, तो ये 2 बातें याद करनी है। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मलेरिया हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर कौन से अंग प्रभावित होंगे। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, तो आपने 10th क्लास और 11th क्लास में कहीं यकृत या रक्त दोनों ही नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने। एक यकृत जिसे आप लीवर कहते हो और एक ब्लड रक्त, नाम सुने। तो ये दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के बाद।
ये इनके ऊपर जाकर अटैक करता है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया रोग से कौन कौन से प्रभावित अंग होंगे उनकी बात करें तो प्रभावित अंग में एक तो आएगा यकृत यानी लीवर, ये हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा, एक तो लीवर के ऊपर और एक रक्त के ऊपर प्रभाव डालेगा, ब्लड के ऊपर, ठीक है। तो ये बात रक्त में भी आप याद करना चाहो तो रक्त में ये मोस्टली प्रभावित करेगा आरबीसी को, रेड ब्लड कॉर्पल्स को, ठीक है। तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? यकृत, जिसे आप इंग्लिश में लीवर करते हो, और एक है रक्त, जिसे आप ब्लड करते हो। रक्त में ये किसको प्रभावित करेगा? आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनके बात में अभी नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिर्फ आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो आपने यकृत के बारे में पढ़ा होगा, रक्त के बारे में भी पढ़ा होगा। मैं आपको कुछ बातें वापस बता भी देता हूं, पिछली क्लासों में मैंने ये पढ़ाया भी है पाचन तंत्र में और रक्त वाले टॉपिक में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीछे वाली क्लासों को देखिए एक बार। थोड़ी सी बातें मैं आपको यकृत के बारे में यहाँ पर बता देता हूं। जो यकृत है ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत ग्रंथि। मतलब हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। फिर एक प्रश्न आएगा सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। मैं बता रहा हूं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है अग्नाशय ग्रंथि। तो दो बिंदु मैंने आपको बताए, एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। क्या याद करना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत ग्रंथि, मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आप बताएंगे ये, ठीक है। फिर हम बात करें यकृत की। यकृत ग्रंथि होती है ना, इस ग्रंथि के अंदर दो पालियां होती है, मतलब ये दो भागों में बटी हुई है। एक दो लोब होते हैं इसके अंदर, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, जिसे आप हिंदी में दाई पाली व बाई पाली करते हैं। इनमें से जो दाई पाली होती है वो बड़ी होती है और बाई पाली छोटी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बना के बताऊं, जैसे मान लो ये यकृत ग्रंथि है, इसको मैं दो भागों में तोड़ू, एक भाग मैंने बड़ा बनाया और एक भाग मैंने छोटा बनाया। तो जो भाग बड़ा होता है वो उसको कहलाता है दाई पाली। यकृत ग्रंथि का ये कौन सा भाग है? दाई पाली, ठीक है। पाली आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये पाली जिले वाली बात हो गई, पाली जेव खाली वाली, दाई पाली, और ये हो गई बाई पाली, बाई पाली, ठीक है। इंग्लिश में इसे आप राइट लोब करते हैं, राइट लोब, और इसे आप इंग्लिश में लेफ्ट लोब करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये बड़ी है और ये छोटी है। इस दाई पाली के यहां पर नीचे की ओर यहां पर एक हरे रंग की संरचना होती है। इस हरे रंग की संरचना को कहते हैं आप पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लेडर, ठीक है। ये पित्ताशय है ना, ये तो है हरे रंग का। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए कि दाई पाली के नीचे यहां पर एक हरे रंग की संरचना होती है जिसको आप पित्ताशय कहते हैं, इंग्लिश में इसे गॉल ब्लेडर कहते हैं। इस पित्ताशय के अंदर एक रस भरा रहता है जिसको आप कहते हो पित्तरस। क्या कहते हो? पित्तरस। ये जो पित्तरस होता है ये होता है पीले रंग का। देखो पित्ताशय का रंग तो हरा है लेकिन पित्तरस का रंग पीला है, और ये पित्तरस इसे इंग्लिश में आप कहते हो बाइल जूस। क्या कहते हो? बाइल जूस। और ये जो पित्तरस है ये वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है। अब आप कहेंगे वसा का पायसीकरण क्या होता है? तो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है उन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलना वसा का पायसीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये यकृत ग्रंथि है, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात बता दी। अब मैं एक चीज और बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा पीलिया, सुना होगा? पीलिया कैसे होता है कि इस यकृत ग्रंथि के अंदर जो ये पित्तरस बन रहा है, इस पित्तरस को लाने के लिए ये जो पाइप होता है इसको कहते हैं पित्तवाहिनी, ठीक है। अगर ये पित्तवाहिनी ब्लॉक हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, ये पित्तवाहिनी बाइल डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं इसके अंदर, पित्तरस के अंदर, ठीक है, पित्तरस के अंदर बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन होते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं लिख लेता हूं एक बार, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन।
इस पितरस के अंदर ये दो चीजें होती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये पित्त वाहिनी अगर ब्लॉक हो जाए तो इस पितरस के अंदर जो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये हमारे नाखूनों में और आंखों के अंदर जमा होने लगता है, जिससे शरीर पीला हो जाता है। इसी रोग को कहते हैं पीलिया। ठीक है, तो ये बात आपको यकृत ग्रंथि में याद रखनी है। थोड़ी सी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। हालांकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीछे पाचन तंत्र वाले टॉपिक में आप जाकर इसको डिटेल से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे यकृत ग्रंथि को इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर जाकर इफेक्ट करेगा, और एक आरबीसी को प्रभावित करेगा। तो थोड़ी सी बात मैं आपको आरबीसी के बारे में बता देता हूं। तो रक्त है ना, रक्त के अंदर मैंने आपको पढ़ाया होगा कि रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें से ये जो मलेरिया रोग है ये हमारे अंदर आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी जिसे आप पूरा नाम कह सकते हो रेड ब्लड कॉर्पल्स, हिंदी में आप कह सकते हो लाल रुधिर कणिकाएं, और वैज्ञानिक भाषा में आप इसे कह सकते हो इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो जो ये आरबीसी है, इस आरबीसी की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। और हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा इसी की मात्रा होती है आरबीसी की। ठीक है, लगभग पुरुषों के अंदर ये 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, महिलाओं के अंदर 45 लाख से 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो मनुष्य की आरबीसी होती है वह द्विअवतल होती है, द्विअवतल होती है। और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो मनुष्य की आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन मैंने इसका अभी अपवाद भी बताया था आपको, एक था ऊंट और एक था लामा। इन दोनों की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, और उसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका और ऊतकों तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें बताई मैंने। अगर आपको आरबीसी डिटेल में पढ़ना है तो पीछे की क्लास देखिए रक्त वाली, उसमें आपको पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो मलेरिया में आपको याद रखना है कि हमारे शरीर के एक तो यकृत को प्रभावित करेगा और एक प्रभावित करेगा ये हमारे रक्त की आरबीसी को। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मलेरिया हो गया है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। ठीक है, तो लक्षण की बात कर रहे हैं, मिटा दो इतना। तो देखिए लक्षण क्या होगा, तो 48 या 72 घंटों के बाद आपको एक भयानक सर्दी के साथ बुखार आता है। नॉर्मली आपने देखा होगा आसपास में होता रहता है मलेरिया, तो उसमें क्या होता है कि ठंड भी लगती है और बुखार भी आता है। पहला तो ये लक्षण दिखेगा। दूसरा हो सकता है कि उसके सिर में खतरनाक दर्द होगा, सिर दर्द होगा भयंकर वाला। तो लक्षण क्या दिखेंगे मलेरिया के, तो पहला लक्षण दिखेगा आपको 48 या 72 घंटे के बाद, कपकपी ठंड के साथ बुखार का आना। पहला लक्षण तो यह दिखेगा। दूसरा होगा सिर दर्द, खतरनाक वाला सिर दर्द। तो ये बातें आपको लक्षण में याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, देखो मलेरिया डिटेल में आपके 12th क्लास में, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दो लक्षण है आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल इन प्लाज्मोडियम। अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है प्लाज्मोडियम, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए हेडिंग लगाएंगे आप नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। जो ये प्लाज्मोडियम है ये अपना जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठों में पूरा करता है। एक एक बिंदु को आप ध्यान से सुनिए, मैं अलग पेन से भी बताऊंगा।
कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी जीवन चक्र, जो अपनी लाइफ साइकिल है, ये 2 परपोषियों में पूरी करता है। 2 परपोषियों में पूरी करता है। 2 परपोषी में से पहला जो परपोषी होता है वो होता है इसका मनुष्य, और जो दूसरा परपोषी होता है वो होता है इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करेगा, ठीक है। पहला जो इसका परपोषी होगा वो होगा मनुष्य, और दूसरा जो परपोषी होगा वो होगा इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो आप मनुष्य के नीचे या मनुष्य के आगे डैश लगा के लिख सकते हो, ये इसका प्राथमिक परपोषी है, और मादा एनाफ्लीज मच्छर के आगे आप डैश लगा के लिख सकते हो, ये इसका द्वितीय परपोषी है। जो मनुष्य है, इस मनुष्य के अंदर ये क्या करेगा, तो ये मनुष्य के अंदर करेगा अलैंगिक जनन, और मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर क्या करेगा, लैंगिक जनन, ठीक है। तो देखिए मनुष्य के अंदर ये करेगा अलैंगिक, मैं जनन की जगह चक्र लिखना अच्छा समझूंगा, अलैंगिक चक्र पूरा करेगा ये मनुष्य के अंदर, और लैंगिक चक्र पूरा करेगा ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, लैंगिक चक्र, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक परपोषी वह जीव होता है जिसके अंदर कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम के अंदर तो नहीं हो रहा है, प्लाज्मोडियम के अंदर तो लैंगिक जनन द्वितीय परपोषी में हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम इसका अपवाद है, ये याद रखना, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि लैंगिक चक्र जिसमें भी पूरा होता है उसको मोस्टली क्या कहते हैं, प्राथमिक परपोषी, प्राथमिक परपोषी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें तो दूसरे परपोषी में ये प्लाज्मोडियम कौन, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसके अंदर ये कर रहा है लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपवाद है, क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी संरचना के बारे में भी बात करेंगे। यहां तक आज आपको याद करना है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैलाता है, प्रोटोजोआ है, 4 जातियां, लक्षण और किसको प्रभावित करेगा, और कौन कौन से परपोषियों में इसका यह अपना जीवन चक्र पूरा करता है। 2 परपोषी है, पहला मनुष्य है, दूसरा मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मनुष्य के अंदर यह अलैंगिक चक्र पूरा करता है, लेकिन मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर यह लैंगिक चक्र पूरा करता है। हालांकि आपने पढ़ा है कि लैंगिक चक्र जिसमें पूरा करता है कोई भी जीव वो उसका होता है प्राथमिक परपोषी, लेकिन प्लाज्मोडियम में ऐसा नहीं है, प्लाज्मोडियम इसका अपवाद है, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलता है अगली क्लास में इसी के साथ मलेरिया रोग का नेक्स्ट वीडियो लेकर।